गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशनल सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है इंडियन इकोनॉमी टिल 1950 टू 1990। सबसे पहले इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक क्या है, ये चैप्टर हमें क्या बताता है। ये हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी इस पीरियड के बीच में कैसी थी। वो फर्स्ट चैप्टर हमारा ब्रिटिश रूल के टाइम का बता रहा है। इसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद हमारी इकोनॉमी कैसी थी। पढ़ते हैं इसको एकदम ब्राइट तरीके से और केयरफुल तरीके से। ओके गाइस, सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में बताएं। इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, socialist economy and mixed economy. What is capitalist economy? Capitalist economy depends upon the market forces of demand and supply. अब शायद आपको जूम कर दिया है मैंने, दिख रहा होगा। Capitalist economy depends upon the market forces of demand and supply. In this type of economy, only those consumer goods will be produced that have good demand in the market and yield profit to the producers. The only aim is profit maximization and the consumers are free to consume whatever they like. इसमें aim क्या होता है? Profit maximization हमारा aim होता है। And the capitalist economy depends अपॉन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। किसके ऊपर डिपेंड होता है? मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट। कौन डिसीजंस लेता है इसमें? गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी। किस लिए बनाया गया है ये? ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। हाउ गुड्स प्रोड्यूस एंड हाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूट। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? इसमें बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कौन है? गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर बोथ प्राइस मैकेनिज्म एंड सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड what, whom and for whom to produce. इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? ये इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट। कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करना अलग अलग डेवलपमेंट के लिए विथ नेशनल प्रायोरिटीज़ भी होती है हमारी कुछ। इंडिया हैज़ completed its 12th 5-year plan and 13th 5-year plan in। देखो 5-year plan बनाया था। ये एमसी जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, ये इसको प्रेसिडेंट माना जाता है जवाहरलाल नेहरू को। बट जो अगर हम बुक में देखें तो एक और चीज़ का दे रखा है, पीसी महालनोबिस। ये आप सर्च कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो 5-year प्लान आता है, इंडिया कंप्लीटेड 12th 5-year प्लान एंड द 13th 5-year प्लान की डेट्स दे रखी है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है गोल्स ऑफ 5-year प्लान। लॉन्ग टर्म गोल्स टू बी अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years। देखो हमारे पास गोल्स क्या क्या है 5-year प्लान की? मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी, फुल एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन सोशल आउटलुक। न्यू टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें जिससे हमारी सोशल आउटलुक में चेंज हो। सेल्फ रिलायंट यानी सेल्फ सफिशिएंट, हम रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। हम इंडिपेंडेंट हो जाए, ना कि किसी चीज़ पर डिपेंड रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। आउटपुट को इंक्रीज करना, गुड्स एंड सर्विसेज को। इक्विटी यानी रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी जो है वो रिडक्ट हो जाए, इक्विटी आ जाए सब में। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप इज एक्चुअली इंगेज्ड इन सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि सारे जो पीपल हैं जो वर्क कर सकते हैं वो सारे फुली एम्प्लॉयड हैं, उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये तो हो गए हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स 20 years के लिए होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे 5 years के लिए होते हैं। समझ गए? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टॉपिक पे, शॉर्ट टर्म गोल्स कौन कौन से हैं? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन करंट नीड्स ऑफ द कंट्री। ये सबके लिए अलग अलग है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए फिक्स्ड हो, सबका अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग है, ये वेरी करता है। फर्स्ट प्लान हमारा बना था 1951 to 56।
फोकस्ड ऑन हाईली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये क्यों बना था? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। सेकंड प्लान बना था 1956 to 61। ये क्यों बना था? एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री को लाने के लिए। इन इंडिया ग्रोथ इक्विटी आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल 5 ईयर प्लान। द गोल ऑफ करंट 5 ईयर प्लान, अब जो 5 ईयर प्लान जो लेटेस्ट गया है, जो 2012 to 17 गया, इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट के लिए बना था। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखो, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ज़्यादा डिफर नहीं है। उसमें भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन सेक्टर था, इसमें भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन सेक्टर है, बट इसमें थोड़ी चीज़ एक्सपैंड कर दी गई है आपको रिलेट करने के लिए। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हमारी बहुत पॉपुलेशन, 1/4 ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। सो एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन नेशनल्स इनकम। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम के लिए। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज लेबर फोर्स। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है बहुत सारे लोगों को। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बेस है किसके लिए? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। क्यों बेस है, कैसे बेस है, मैं आपको बताती हूँ। जो एग्रीकल्चर होता है वो एक एक्ट एज ए रॉ मटेरियल काम करता है, और इंडस्ट्री उसे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। तो ये बेस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ कंट्रीज ट्रेड एंड सर्विसेज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। किसके अब क्या बताया इस टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे पास? मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो बताया वो मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बताया है। सो हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं एग्रीकल्चर के? हमारे पास फीचर्स हैं लो प्रोडक्टिविटी है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। लो प्रोडक्टिविटी मतलब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बता देती हूँ क्या होता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि जैसे हमें कोई काम दिया है, जैसे एग्रीकल्चर है, तो उसमें उतने से ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब हाउ मेनी आर नीडेड आर मोर देन दी हाउ मेनी आर देयर। समझ गए? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, वो डिपेंडेंस है रेनफॉल पे। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होता है रेनफॉल पे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मर इज टू सिक्योर सब्सिस्टेंस टू नॉट टू अर्न प्रॉफिट। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए हो रहा है, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो रहा है। समझ गए? ट्रेडिशनल इनपुट्स जैसे कि आपने देखा होगा बुग्गी वगैरह, जो मतलब विलेजेस में चलते हैं, बुग्गी वगैरह, ये सब ट्रेडिशनल इनपुट्स है। अब क्या है मॉडर्न इनपुट्स? क्या है? ट्रैक्टर्स और फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, HIV सीड्स, ये सब चीज़ आ गई। स्मॉल होल्डिंग्स, उनके पास छोटे लैंड होल्डिंग्स थे, मतलब बहुत ही छोटे एग्रीकल्चर करने की जगह थी। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी। इनपुट्स ट्रेडिशनल थे। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, लैंडलॉर्ड जैसे कि हाई रेवेन्यू अर्न करते थे टेनेंट्स से, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में आखिर प्रॉब्लम्स क्या थी? स्टैटिक रिवील्स इंडिया पुअरली लैग्स बिहाइंड इन बोथ लैंड एंड लेबर प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सबसे पहली प्रॉब्लम्स थी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली थी टेनेंसी रिफॉर्म्स। डिफेक्टिव टेनेंसी रिफॉर्म्स क्या होता है? जो हमारे टीनेंट्स होते हैं, उन टीनेंट्स की डिफेक्टिव मतलब उनकी जो नॉलेज थी वो कम थी, तो वो उनका यूज़ कर रहे थे। लैक ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, वहाँ पे कोई मार्केटिंग फैसिलिटी तो थी नहीं। पहले बार्टर सिस्टम चलता, तो बार्टर सिस्टम मार्केटिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं थी। साइज ऑफ होल्डिंग मतलब स्मॉल होल्डिंग्स थी, लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी थी, ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट जनरल प्रॉब्लम्स, देखो ये 3 टाइप्स की कैटेगरी में बटा हुआ है: इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, जनरल प्रॉब्लम्स एंड टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जनरल प्रॉब्लम्स में आता है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के बाद हमारी कभी पॉपुलेशन कम नहीं हुई, तो पॉपुलेशन इतनी थी कि मतलब कितने काम कर रहा है, वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती थी। फिर अगर ज़्यादा लोग काम करते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की फर्टिलिटी थी वो जो कम हो रही थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, आई टेल यू दैट वो अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे थे, ना कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे थे। टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या थी? सबसे पहले तो ये होगा ट्रेडिशनल इनपुट्स, फिर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी जैसे कि अब चल गया है। क्रॉपिंग पैटर्न उनका डिफरेंट था। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर के
रिफॉर्म्स क्या कहते हैं? सबसे पहला आता है लैंड रिफॉर्म। जो मेन जो ये आता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू चेंजेस बॉट अबाउट इन एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर थ्रू डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द स्टेट। लैंड रिफॉर्म होता है जो चेंजेस स्टेट के जो मतलब हाई अथॉरिटी वाले लोग हैं, वो जो चेंजेस कर रहे थे उसे लैंड रिफॉर्म्स करते हैं। ये क्या क्या करता है, इसकी प्रॉब्लम्स वगैरह सब चीज़ इसके अंदर मेंशन है। टू इंक्रीज एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जैसे कि जो होता है ना विशियस सर्कल, आपने पढ़ा होगा विशियस सर्कल, उसी इंटरमीडिएट्स को ये कम करता है, विशियस सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। इसमें पॉलिटिशियंस और ब्रिटिशर्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, तो इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ वॉलेंट्री सरेंडर्ड बाय टेनेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, या टेनेंट और ज़मींदार के बीच में जो भी इशूज़ कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी उसके बारे में। इनएडिक्वेट प्रूफ ऑफ टेनेंसी। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास रिफॉर्म्स आते हैं वो है जनरल रिफॉर्म्स। इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम थी, क्रेडिट नहीं था, कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। अब जैसे जो कोऑपरेटिव सेक्टर चल गया है, पहले वो नहीं था। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, वो फ्री में कंज्यूमर्स को लोन देते हैं जिससे वो अपनी स्टार्टअप शुरू कर सकें, ये सब चीज़। सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, एमएसपी भी नहीं था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था ना एमएसपी, वो भी नहीं था। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सावधान इंडिया लिख लो इस पर, ये सब पेपर में इसका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, आई गारंटेड। तो क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये सब चीज़ अलग अलग नाम है। कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 1965 में लॉन्च हुआ था। क्यों बना था? क्योंकि माइनर इरीगेशन, ये देखो सबसे पहले यूज़ ऑफ पैकेज्ड इनपुट्स, ये जो था एक फर्टिलाइज़र की तरह था, ये पैक्ड फॉर्म में आता था। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का जो रोटेशन था वो हो नहीं रहा था, तो इसकी वजह से साइंटिफिक रूल अप्लाई करा हमने। माइनर इरिगेशन वर्क्स, थोड़े बहुत इरिगेशन के भी वर्क कर लेता है। राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। इंक्रीज इन इनकम में इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो मैं बता दूं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो किसने बनाया था। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे एमएस स्वामीनाथन ने बताया था ये, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन ने बनाया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो सब। सबसे पहली जो अचीवमेंट्स है, अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आई एम वेरी रियली सॉरी। अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या है? राइज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़े थे। इनकम इंक्रीज हुई थी, कॉमर्शियल फार्मिंग में राइज हुआ था। इम्पैक्ट ऑन सोशल रिवोल्यूशन, यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ था, सस्टेनेबल राइज एवरेज। ये सब इसके अचीवमेंट्स थे। अचीवमेंट्स लिख सकते हैं, एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं क्योंकि अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, सॉरी डिस्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं। व्हाट इज इट हैपनिंग, फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं कर पाए। रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड क्रॉप्स एंड एरियाज सच एज 2 क्रॉप्स। देखो ये कुछ ही क्रॉप्स पे यूज़फुल था और कुछ ही एरियाज़ में यूज़फुल था, लेकिन सभी एरियाज़ में ये नहीं जा पा रहा था, ये कुछ ही एरियाज़ में यूज़फुल था। पार्शियल रिमूव ऑफ पॉवर्टी, केवल थोड़ी ही पॉवर्टी हटा पाया था, पूरी लाइक फुल्ली पॉवर्टी नहीं हटा पाया था। नेग्लेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि हमारे पास जो लैंड रिफॉर्म्स हमने यूज़ किए थे वो इसमें नेग्लिजिबल हो रहे थे क्योंकि ये एक साइंटिफिक टेक्निक थी, तो साइंटिफिक टेक्निक फॉरेन ट्रेड में कैसे यूज़ हो सकती है। इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि ये बहुत हाई कॉस्ट का था, तो इसे केवल रिच पीपल ही खरीद पा रहे थे, लोअर कास्ट लोग इसे नहीं खरीद पा रहे थे।
इकोनॉमिकल डिग्रेडेशन। मैं कास्ट क्यों घुसा रही हूँ उसमें? सो गाइस सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शंस, पता नहीं। इंडस्ट्री, सो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का हमने टोटल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है? रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या क्या रोल था? इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, मीटिंग एवर राइज डिमांड्स, राइजिंग पीपल्स इनकम। पीपल की इनकम इतनी बढ़ रही थी, इतनी बढ़ रही थी पीपल की इनकम, सोचो आप, इतनी बढ़ रही थी इनकी। नेक्स्ट, हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, की वॉल्यूम्स टू हाई वॉल्यूम एक्सपोर्ट्स, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन। जो मेन पॉइंट है वो है लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन, ये मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दे रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ अ प्री कंडीशन फॉर द फाइनल टेक ऑफ द इकोनॉमी, ये कंडीशन थी कि हमारे इकोनॉमी से बढ़ सकता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्वालिफाइड एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारी ये सब चीज़ें इंक्रीज़ हुई। मच प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये सब चीज़ भी हमारी बढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक और है बिल्डिंग ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, हमारी बढ़ी, और नॉन एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स भी हमारे ग्रो हुए। नेक्स्ट आते हैं, हम पहले हमने पढ़ा था अचीवमेंट्स, अब पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। सेक्टरल इम्बैलेंसेस, जो हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तो सेक्टर का इम्बैलेंस हो रहा था। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फेल टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर थे और जो सर्विस सेक्टर था वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर को। रीजनल इम्बैलेंस, रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टेट्स, केवल थोड़े ही स्टेट्स तक ये रिस्ट्रिक्टेड था। इंडस्ट्रियल सिकनेस विच रेज द प्रॉब्लम फॉर एम्प्लॉयमेंट, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा था। हायर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इसकी जो कॉस्ट थी वो भी हाई थी, तो लोग इसे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर रिडक्शन इन टैक्स और ड्यूटी टू मेक इम्पोर्ट ईजी, इससे जो हमारा इम्पोर्ट था वो भी काफ़ी हद तक बढ़े जा रहा था। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस ही बहुत पुअर हो रही थी, गिर रही थी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी एंड इंक्रीजिंग कैपिटल रेट आउटपुट रेशियो, ये सब इसकी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट आता है आईपीआर। आईपीआर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, एग्रीकल्चरल में से ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, ये आएगा ही आएगा। इंडस्ट्रियल में से आईपीआर आ सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी, इसमें आएगा। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताती चल रही हूँ। इसे अलग कर से मार्क करूँ, वेट फॉर अ सेकेंड, इसे मैं रेड से मार्क करती हूँ। सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छे से कर लेना, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, लिमिटेशन, सब चीज़। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे पास आता है आईपीआर, ठीक है, आईपीआर आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमने पढ़ लिया। इंडस्ट्री आईपीआर पढ़ेंगे। आईपीआर 1956 फर्स्ट आईपीआर नहीं था, इससे पहले भी एक आईपीआर आ चुका था। आईपीआर होता क्या है? इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच गवर्नमेंट रेगुलेट्स द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी। इससे हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? ये ग्रोथ को बढ़ाता है, हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में, हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया, पब्लिक सेक्टर को इसने बहुत एक्सपेंड करा। रिड्यूस डिस्पैरिटीज़ को कम करता है। मोनोपलीज एंड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन लैंड्स ऑफ स्मॉल मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल। मोनोपलीज यानी कि सिंगल इंडिविजुअल्स को ग्रुप में कन्वर्ट करता है। फीचर्स क्या है आईपीआर की? शेड्यूल ए 17 इंडस्ट्रीज लिस्टेड शेड्यूल ए हुज फ्यूचर डेवलपमेंट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। इसमें 3 शेड्यूल्स बने हैं। शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 3 शेड्यूल बने हैं जिसके हिसाब से अलग अलग इंडस्ट्रीज इसमें कैटेगराइज है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
एक देखिए शेड्यूल ए में क्या आ गया, जो फ्यूचर डेवलपमेंट में हमारे हेल्प कर सकती है, जो हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास शेड्यूल बी, जो कि शेड्यूल बी में प्राइवेट सेक्टर आता है। शेड्यूल बी में प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर विद द स्टेट टेकिंग सोल अथॉरिटी फॉर स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी। प्राइवेट सेक्टर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा लेफ्ट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है। स्ट्रेस ऑन रोल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग क्या होता है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज को ओनली थ्रू लाइसेंस उनको अथॉरिटी मिल सकती है। इंडस्ट्रियल कंसेशंस होता है जो सब्सिडीज़ और बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री को सब टैक्स रिबेट, सब्सिडीज़, कंसेशनल एड्स, ये सब चीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर होता क्या है? Public sector consists of all industries and commercial enterprises which are owned, governed and managed by government. ये केवल गवर्नमेंट ही इन्हें मैनेज करती है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है? लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ इनकी लैक ऑफ कैपिटल होती है। इंसेंटिव इनके लैक होते हैं। सोशलिस्ट पैटर्न होता है सोसाइटी का। मिनिमम जनरेट एम्प्लॉयमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर से डेवलपमेंट, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को ही इन्वॉल्व करता है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी को ही इन्वॉल्व करता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है पब्लिक सेक्टर की? अब केवल एडवांटेजेस ही तो नहीं हो सकती, इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं। अनप्रॉफिटेबल प्राइसिंग, इससे जो प्राइसिंग थी वो अनप्रॉफिटेबल हो रही थी। ओवर स्टाफिंग हो रही थी, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग आए जा रहे थे। गैप्स बहुत थे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। गाइस ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है, तो इसको हम टू वीडियोस में ख़त्म करेंगे। आज हम केवल पढ़ेंगे एसएसआई तक, कल से हम फॉरेन ट्रेड शुरू करेंगे, ठीक है। सो पढ़ते हैं। इनएडिक्वेट ऑटोनॉमी, लॉसेस बहुत हो रहे थे और बर्डन ऑफ सिक्योरिटीज भी बढ़ रहा था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। 5 करोड़ से ज़्यादा जिनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरीज में आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है या फिर रोल क्या है? लेबर इंटेंसिव है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कैपिटल इंटेंसिव है, लेस कैपिटल इंटेंसिव है, एक्सपोर्ट प्रमोशन को एक्सपोर्ट करती है, सीड बेड्स फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड शोज लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। प्रॉब्लम्स क्या क्या है? फाइनेंस का डिफ़िकल्टी है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, डिफ़िकल्टी ऑफ मार्केटिंग, आउटडेटेड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, कॉम्पिटिशन फ्रॉम लार्ज स्केल। सो आज हमारे यहाँ तक हम टॉपिक को एंड करते हैं। कल से हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड, देखते हैं हमारा कितना पार्ट बचा है फॉरेन ट्रेड का। ये इसके बाद ट्रेड पॉलिसी और ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, सो आज की वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप यू विल ऑल लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर बुरी लगी या फिर इसमें आपको कोई कमी लगी। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है। और ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजीली। सो गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।